नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी दोस्तों तांत्रिक मैडम की है, आशीष की, पार्ट 20। तो शुरू करें आज की कहानी। मैं बहुत थका हुआ था। जब वो वाला काम हो गया था ना, शैतान का खाना देना, भोजन देना, ये मेरे जिम्मे आया हुआ था। और मैं उस जगह पर रात को अब पहुंचा था भोजन देने के लिए। वाकई में उस जगह पर जाने में मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं देखा था उस बड़ा सा शैतान को, जो कि बड़ा ही भारी आवाज में बोलता था। और उस शख्स को मुझे आज भोजन खिलाना था। मैडम का यही आदेश था। उससे मुझे दोस्ती करनी थी। मैं डरा हुआ था कि अगर कोई जरा सा भी गलती हो गई तो वो तो मुझे 1 मिनट में चट कर जाएगा। वो तो हमेशा उसको भूख लगती रहती है और मैं उसका कहीं खुराक न बन जाऊं। बहुत सारा मटन अब मैं लेके आया था, मैडम जी की वही काली गाड़ी में डिक्की में रखा हुआ था। मैं खुद ड्राइव कर रहा था। मैडम और गोरी मैडम दोनों आराम कर रही थी। आज ये काम मैडम ने मेरे जिम्मे सौंपा था और कह रही थी कि आशीष, अब तुम्हें अकेले कुछ काम करना चाहिए। अब डरो मत, हमारे साथ रह कर के अब सही ढंग से जीना सीख लो। अगर डरते रहोगे, अगर मेरे पीछे चलते रहोगे तो तुम सक्सेस नहीं पा सकते। तुम्हें भी कुछ करके दिखाना होगा। कुछ सीखो, कुछ जानो। जिस दुनिया में आए हो उस दुनिया को महत्व समझो, कैसे क्या किया जाता है, बारीकियों पर नज़र रखो। और मैं सारा उपदेश मैडम जी का सुनता रहा, हाँ हाँ करता रहा। लेकिन अब मुझे इस जगह पर आकर के थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं वो कुआं से अचानक निकल पड़ा, भोजन समझ लेगा मुझे। लेकिन हिम्मत नहीं हारा मैं। कार थोड़ी दूरी पर रोक दी और जैसे मैडम ने कहा था कि कैसे बुलाना है, उसको क्या आवाज़ देना है, सब कुछ मुझे समझा रखा था। और हम तो मिल भी चुके थे ना उस रात को। लेकिन डर अपनी जगह पर कायम था। दिल तेजी से धड़क रहा था। कार तो मैं रोक दिया और डिक्की से पूरा वो जो बोरी था मटन से भरा हुआ, अब मैं निकाल करके बाहर रख दिया। अब पसीने से मैं तरबतर था। दिल की धड़कन ऐसे ही एकदम फास्ट ट्रेन की तरह भाग रही थी कि कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ तो ना तो मैडम है बचाने के लिए, ना अंग्रेज मैडम। और वैसे अंग्रेज मैडम किसी काम की तो मुझे लगती नहीं थी। आज तक ऐसा कोई काम में सही ढंग से काम सहभाग नहीं किया था। अब ये कैसी तांत्रिक बनेगी, कैसी क्या करेगी, मुझे नहीं मालूम। ये जाती क्यों नहीं है, अब तक ये मैडम जी की छाती पर क्यों बैठी हुई है। मुझे बड़ा उसको देख करके बुरा लगता था। एक दिल में खलता था कि हम दोनों के मियाँ बीबी के बीच में एक हड्डी की तरह पड़ी हुई थी। और मैं जब देखता ना तो अंदर से बहुत कूदता था। मैं सोचता कि आज ही निकल जाए, लेकिन मैं खोल के कभी उससे पूछ नहीं सकता था। मैडम जी कहीं नाराज हो जाए। और ना मैडम जी से इस बारे में मैं जिक्र करता था। ना जाने किस प्रयोजन के लिए मैडम जी अभी इसको अपने साथ में रखी हुई थी, जबकि इसका काम जिस काम के लिए आई थी वो मैडम जी ने तो करा दिया था। तो अब क्या कर रही है इंडिया में? इसको तो बाहर अपना देश में चला जाना चाहिए और हम लोग मियाँ बीवी राजी खुशी रहते। मैं यही सब सोच रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी और जैसे ही मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे आवाज़ देना चाहिए। लेकिन मैं आवाज़ देने से पहले कई बार उस चीज़ को याद किया, कहीं गलत ना बोल दूं। अगर मैं गलत बोल दिया तो हो सकता है कोई दूसरा आ जाए, फिर मेरा क्या होगा। इसलिए मैं उस शब्द को बड़ा गौर से मन के अंदर दोहरा रहा था, ताकि एक गलती भी ना हो पाए। हिम्मत में पूरा जुटा रखा था।
लेकिन दिल बेचारे को क्या करे, एकदम तेजी से धड़क रहा था और मैं बहुत हिम्मत दिखा रहा था। आखिरकार मैं उन शब्द को बोलना शुरू किया। एक बार जरूर मेरे से गलती हुई थी, लेकिन मैं गलती को सुधार लिया और वो आवाज़ मैं अब पुकारने लगा, जैसा मैडम जी ने कहा था कि कुएं के पास पहुंच करके यही शब्द तुम्हें बार बार दोहराना है, जब तक वो तुम्हारे सामने ना आ जाए तब तक तुम्हें आवाज़ लगाते रहना है। और फिर मैं वही कर रहा था। मैं करीब कई ना जाने कितनी बार मैं उस वाक्य को दोहरा चुका था, लेकिन अभी भी कुएं के पास कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी और मैं आजू बाजू भी देख रहा था कि कहीं कोई और तो नहीं हमारे ताक में लगा हुआ है, क्योंकि इलाका ही वो वीराने का था। वो जो कुआं था ना, बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहाँ पर इंसान की कोई बस्ती तक नहीं थी और मैं बड़ा होशियारी से सब काम कर रहा था। आज तो ही मौका था मैडम जी का अब दिखाने का कि मैं दिलेर हूँ, मैं भी नहीं डरता हूँ। लेकिन यहाँ पहुँच के पता चला कि मैडम की दिलेरी के आगे मेरी दिलेरी किसी काम की नहीं है और मैं अब मैडम जी को मान चुका हूँ कि कितनी हिम्मती महिला है वो, क्या क्या अकेले कर लेती है, कैसे कैसे लोगों से, कैसे कैसे भूतों से वो एकदम लड़ जाती है, डरती नहीं है। और एक मैं हूँ जो एक छोटा सा काम करने आया और वो भी मैं बहुत डर रहा था। आवाज़ का असर हुआ। वहाँ कुएं के ऊपर में काला धुआं अब गोल गोल घूमने लगा था और उसी धुएं का तो मुझे इंतजार था। मैं जानता था कि ये काला धुआं नहीं है, काले धुएं के अंदर में वही पहरेदार है जो उस कुआं का रक्षा कर रहा है, जिसमें वो शैतानी आत्माएं बंद थी। एक तरह से जेल था, मैडम जी की बनाया हुआ जेल, और उस जेल का पहरेदार ये शैतान था, सफ़ेद कपड़ों वाला, आंख धसी धसी, अब बहुत भारी आवाज़। अब वो धुआं छटने लगा और जैसे ही छटा ना तो मैं पहरेदार को देख लिया और वो एकदम भारी आवाज़ में चिल्लाया, खाना लाए हो? मैंने बोला हाँ, यहाँ पर रखा हुआ बोरी में, आप आ जाओ। बस इतना ही सारा करना था कि वो कुएं के ओर से चल पड़ा और सेकंडों नहीं लगाया उस बोरी के पास पहुंचने में। फिर मैडम ने मुझे बताया था कि उस वक्त में क्या करना है। मैं जल्दी से कार के अंदर सवार हो गया था। अब बिना देखे हुए उसकी तरफ, मैडम जी ने कहा था कि उसको खाते हुए कभी देखना मत, नहीं तो बहुत गुस्से में आ जाएगा और इसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। अब मैं वही चीज़ को अब पालन कर रहा था। अब मैं उल्टे पैर अपनी कार में पहुंच गया, आराम से दरवाज़ा खोला ताकि शोर ना हो और कार को स्टार्ट कर दिया। कार बिल्कुल धीमी गति से मैं चलाता हुआ और उस जगह से आगे निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। जब मैं एक चौड़ी सड़क पर पहुंचा ना, तब मेरे दिल की धड़कन थोड़ा नियंत्रित होने लगी थी। अब पसीना एकदम लगातार बह रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं जिंदा यहाँ से वापस नहीं जाने वाला, जैसा मैडम जी ने बताया था। लेकिन अब मैं वो काम कर चुका था। पहरेदार को मैं भोजन दे दिया था और वो मुझसे ऐसा कोई बात भी नहीं बोला, ना कोई मुझे छूने का कोशिश किया। वो तो बोरी पर टूट पड़ा था। मैं आवाज़ सुन रहा था, पीछे मुड़ कर देखना मना था और वो खाना चबा रहा था, मांस को चबा रहा था, इतना मैं जरूर सुना था। अब फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहा था। रात ज़्यादा हो रही थी। अब लगभग करीब करीब रात का 1 बज चुका था। अब मैं जल्दी से जल्दी अब फार्म हाउस पहुंचना चाहता था। जब फार्म हाउस पहुंचा ना, तो अब मैं देख करके थोड़ा हैरानी हो गई थी, क्योंकि ये गेट जो मैं बंद करके आया था वो गेट खुला हुआ था और अंदर में
जो लाइटें जलती थी वो पूरा अंधेरे में डूबा हुआ था। क्या मतलब है भाई? ऐसा कैसे हो गया? क्या कोई चोर उचक्का इस घर में तो नहीं घुस गया, फार्म हाउस में? इसमें तो करोड़ों रुपए का माल पड़ा हुआ है, सोना, जेवर, कैश भी है। कहीं चोर डकैतों का निगाह तो नहीं था? कहीं तार तो नहीं गए थे कि इस जगह पर इतने रुपए पड़े हुए हैं, नगद, सोना? मुझे बड़ा डर लग रहा था। कार तो मैं अंदर ला दिया, दरवाजा भी अब मैं बंद करके पोर्च में गाड़ी खड़ा कर दिया। मैं कार का हेडलाइट की रोशनी में देख रहा था, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरा और फिर मैं देखने लगा कि आखिर अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है। लेकिन ऐसा कुछ मालूम नहीं चल पड़ रहा था। मैं जब अब फार्म हाउस के अंदर घुसा ना, तो मुझे रोशनी दिखाई दी। मतलब बिजली बिजली कटी नहीं थी, बिजली थी, लेकिन बाहर की रोशनी किसी ने बंद कर रखी थी। लेकिन वो दरवाजा किसने खोला था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जो बड़ा खुश नजर आ रहा था ना कि मैं उस पहरेदार को खाना खिला दिया हूँ, मैडम जी मुझे शाबाशी देगी। लेकिन इस जगह पर पहुँच कर के मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर इस जगह पर अंधेरा क्यों था, दरवाज़ा खुला हुआ क्यों था। मैं ड्राइंग रूम में पहुँच गया और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था जो अलग हो। जो सोफा जहाँ था वहीं पर था, सब कुछ अपनी जगह पर यथावत मौजूद था। मैं अब ड्राइंग रूम में से हट करके मैडम जी के कमरे के पास पहुंच गया। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा ना, तो मैं दरवाज़ा खुला पाया। दरवाज़ा पूरी तरह से खुला हुआ था। जब मैं बेडरूम के पास पहुंचा ना, तो मैं देख करके हैरान रह गया। ना तो अंग्रेज मैडम थी और ना ही मेरी मैडम। मैं आवाज़ देता रहा दोनों मैडमों को कि आप लोग कहीं कहाँ हो, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं। और ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा था कि वहाँ पर कोई चोरी डकैती, छीना झपटी, ऐसा कोई निशान हो। अब मैं थोड़ा बेचैन हो चुका था कि आखिर इतनी रात को ये दोनों मैडम कहाँ गायब हो गई, किस काम से गई हैं। कार तो मेरे पास में थी, तो यहाँ से रात में किसी के साथ गई होंगी तो कम से कम गेट तो बंद करके जाती। मैडम तो ऐसा ही करती थी। लेकिन ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं अपने कमरे में आया। मेरे कमरे में भी सब कुछ नॉर्मल था और मैं एक एक करके सारा कमरा खोल दिया था। किसी कमरे के अंदर में दोनों मैडम नजर नहीं आई। मैं डर चुका था कि हुआ तो क्या हुआ। मैडम दोनों की दोनों है नहीं घर में, कहाँ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सोच रहा था कहीं बेसमेंट के अंदर तो नहीं, लेकिन मेरा दिल कांप गया। एक बार मैं गलती कर दिया था, दोबारा गलती मैं वो नहीं करने वाला था। मैं बेसमेंट के अंदर उस तहखाने में जाने की सोच भी नहीं सकता था। और मैं अब क्या करता? मैडम के कमरे में आया, फिर एक बार हर तरफ देखा, लेकिन कहीं पर भी दोनों मैडम नहीं थी। इसके बाद मैं अब ड्राइंग रूम में आकर के बैठ गया था और इंतजार करने लगा कि कहीं मैडम किसी के साथ तो नहीं गई है। मुझे लगा कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है, कोई जानने वाला आया होगा या कोई विशेष काम दिया होगा, पैसे का लालच दिया होगा। मैडम तो पैसे पर मानी जाती है और चली गई होगी। चलो कोई नहीं, देखते हैं, इंतजार करते हैं। इसके बाद मैं सोफे पर ही बैठा। इसके बाद मैं नींद में जा चुका था। सुबह का जब खिड़की से रोशनी आने लगा ना, तब मेरी आंख खुली। मैं देखा घड़ी का, टाइम 10 बज रहा था। मतलब इतनी देर से मैं सोता ही रहा। इसके बाद में मैं और बेचैन हो उठा था। मैं दोबारा मैडम के कमरे में गया तो वही हाल था। दोनों के दोनों मैडम गायब, अभी भी नहीं वापस लौटी थी। मैं सारा कमरा, ऊपर वाला हर कमरा, साधना रूम तक खोल करके देख चुका था, लेकिन कहीं पर भी दोनों मैडम
नहीं थी। मुझे अब बहुत चिंता हो रही थी मेरी वाली मैडम का। हाँ, मैं उस अंग्रेज मैडम से तो अब थोड़ा अलग ही रहता था। मैं तो सोचता था कि उसको अब तक निकल जाना चाहिए, यहाँ पर क्यों है। उसके प्रति मेरा मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। बस अपनी मैडम के बारे में सोच रहा था कि कहाँ गई होंगी, जरूर किसी काम से गई होंगी। अपने मन का मैं संतावना दे रहा था। इसके बाद भूख काहे की लगे, हाँ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अब अपने शरीर में डाल करके फिर इंतजार करने लगा। पूरा दिन निकल गया, रात भी आ चुकी, लेकिन मैडम का कहीं अता पता नहीं। मैं बाहर तक जाकर गेट पर खड़ा हो जाता था कि कोई कार तो नहीं आ रही है। मैं जानता था कि कोई जान पहचान वाले के साथ ही मैडम गई होंगी, अकेले कैसे जाएंगे, कार मेरे पास में। यही सब मन में अलग अलग ख्याल आता था। कभी कभी बुरा भी ख्याल आता था कि मैडम के साथ कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन मैडम इतनी पहुंच वाली, ताकत वाली, तंत्र मंत्र का ज्ञानी, और उनके साथ में ना जाने कितने उनके बॉडीगार्ड आत्माएं थी। कैसे हो सकता उनके साथ में कोई हादसा। लेकिन समय का कोई पता नहीं होता। मैं जानता था समय हमेशा अपना असर छोड़ता रहता है। चाहे कोई भी कितना बलवान हो, अगर समय आ गया तो उसके आगे झुकना ही पड़ता है। ये तो मैं अच्छी तरह से जानता था। अब फिर चिंता में डूबा हुआ, अब रात तो हो चुकी थी, भूख भी लग रही थी, खाने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन अब शरीर को ईंधन तो देना था। अब मैं किचन में जाकर के अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाने लगा था। और उसी टाइम मुझे एक कार की हॉर्न सुनाई पड़ी। और उस रोड पर कोई कार आगे नहीं जाती थी। बहुत मुश्किल से कोई दिन में कोई सवारी निकल गई तो निकल गई। जिस जगह पर मेरा फार्म हाउस था, मैं खाना पीना छोड़ करके सीधा गेट की तरफ दौड़ा। आज जब मैं गेट पर पहुंचा ना, तो तेज हेडलाइट की रोशनी अब हमारी तरफ आ रही थी। आज देखते ही देखते गेट पर पहुंच चुकी थी। मैं समझ गया कि इसी कार में मैडम होगी। दरवाज़ा खोल दिया और कार दंदनाती हुई पोर्च में आकर के रुक गई। मैं दौड़ता हुआ कार के पास पहुंचा। मैं देखना चाहता था कि आखिर कार में मैडम है ना, सकुशल है ना। और मैं जब कार के पास पहुंचा तो गेट खुल चुका था। मैं देखा कि अंग्रेजन मैडम मेरी वाली मैडम को संभाल रखी है, और उनके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है, सर पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ में भी। मतलब ये घायल हो चुकी है। कैसे भाई? मैं देखा ड्राइविंग सीट पर वो बेचारा ड्राइवर ही होगा, पूरा वर्दी में था। और मैं अंग्रेजन मैडम से पूछने लगा कि हुआ क्या मैडम के साथ में, क्या हुआ, आप जल्दी बताओ। मैडम होश में थी, सब कुछ बोल रही थी और कहने लगी, अरे सुनो सुनो, नाराज मत हो, मैं सब से चल के बताती हूँ अंदर में। अब चलो, मुझे सहारा तो दो आशीष। मेरे आंखों में खून उतर आया था। मैं जिस हालत में मैडम को देखा था ना, मैं क्रोधित हो उठा था। आखिर हुआ तो क्या हुआ मैडम के साथ में? अंग्रेज मैडम भी चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। हम दोनों सहारा लेकर के मैडम को ड्राइंग रूम में पहुंचाया गया। सोफे पे बैठी, और तब तक वो ड्राइवर हमारे पास ही खड़ा था, मैडम की तरफ देख रहा था। अब मैडम जी ने कहा कि हाँ, अब जा सकते हो, अगर पानी वानी पीना है तो आशीष से इसको पानी पिला दो। लेकिन वो सर हिलाते कहने लगा, नहीं मैडम, पानी है हमारे पास में। तब मैडम बोली कि देखो, सावधानी से निकलना। हाँ, अब निकल सकते हैं। और उसके बाद वो ड्राइवर चला गया था। मैं हैरानी से मैडम की तरफ देख रहा था कि ये सब हुआ क्या। अब बिना बताए ये कहाँ गई थी। मैं तो उस पहरेदार को खाना खिलाने के लिए गया था, और इस बीच में कौन सा ऐसा अब काम आ गया कि मैडम को भागना पड़ा। मैडम कुछ बता के राजी नहीं थी, आंखें बंद करके और सोफे पर सर टिकाए हुआ था। बगल में अंग्रेजन बैठी हुई, और वो मैडम के सर पर हाथ फेर रही थी। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था
ये अंग्रेज मैडम मुझे अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और मैं मैडम के पास ही बैठ गया। और फिर मैडम के सर पर मैं भी हाथ फेरते हुए कहने लगा कि ये सब कैसे हुआ, आप बताते क्यों नहीं हैं। तब कहने लगे कि आशीष, मुझे बेडरूम में ले चलो और मैं सोना चाहती हूँ, मैं थकी हुई हूँ, दवाई का असर मुझ पर हो रहा है, नींद भी आ रही है। मैं तुम्हारे सवालों का सब जवाब दूंगी, लेकिन इस वक्त नहीं, मुझे आराम कर लेने दो। इसके बाद मैं सुबह में जब फ्रेश हो जाऊंगी तो सब कुछ बताऊंगी। मैं सहारा दे करके, एक साइड से अंग्रेज मैडम और दूसरी साइड से मैं, सहारा दे करके अब हम बेड पर ले जाकर लेटा दिए। मैं मैडम के पास ही कुर्सी डाल के बैठ गया था और अंग्रेज मैडम मैडम के लिए कुछ कुछ सैंडविच वगैरह कुछ बाहर से लेके आई थी और वो मैडम को खिलाने की कोशिश कर रही थी। मैडम मना कर रही थी, कह रही थी कि आशीष को दे दो, ये भूखा होगा, मैं जानती हूँ ये अपने लिए खाना बनाता बड़ी मुश्किल से है। और तब अंग्रेजी मैडम ने मुझे वो दिया। मैंने मना कर दिया, नहीं नहीं, मैं खाना बना ही रहा था, तब गाड़ी का मैं आवाज़ सुना, आप इसको खाइए, मैं अपने लिए कुछ बना लूँगा। गुस्सा तो बहुत था मेरे अंदर में भरा हुआ और मैडम अब अपना आंख बंद कर ली थी। आप फिर देखते ही देखते नींद के आगोश में जा गई थी। मैं समझ गया कि अब मैडम कुछ बोलने से रही। अब मैं सोचा कि क्यों ना अपने कमरे में चलें, जो भी हल्का फुल्का बनाया है, क्योंकि ये अंग्रेज मैडम अब एक तरह से मेरी सौत बन चुकी थी। जब देखो मैडम के पास ही, जब देखो मैडम के पास, मुझे तो अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं जलने लगा था। एक अंग्रेज मैडम थे, बहुत बुरा लगता था मुझे। पहले तो शुरू शुरू में बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन इसका रवैया जो था ना, मैं समझ नहीं पा रहा था। आखिर ये ऐसा क्यों करती है, मुझे क्यों जलाती रहती है। फिर भुनभुनाते हुए मैं किचन की तरफ गया। जो भी हल्का फुल्का बनाया था अब मैं लेके अपने कमरे में जा चुका था। खाना अब गले से तो उतर नहीं रहा था, लेकिन शरीर को जिंदा तो रखना था। अब मैं खा करके सो चुका था। सुबह मैं जल्दी जग गया और मैं सीधा अब मैडम के कमरे में। मैडम अब उठ के बैठ गई थी और अंग्रेजन मैडम से अब वो भी बैठी हुई थी और उसे अंग्रेजी में बातचीत चल रहा था। मुझे जब देखी ना तो कहने लगी, आशीष, लग रहा है कि तुम सही ढंग से सोए नहीं हो। मैं कहने लगा, मैडम बस आपके बारे में ही चिंता करता रहा, नींद तो आई लेकिन बीच बीच में टूट जाती थी। अब देखिए मैं जल्दी उठ गया। अब आप ठीक है ना, कैसी है तबीयत। कहने लगी, मैं ठीक हूँ। हुआ क्या था मैं पूछ ही बैठा। तब कहने लगे, आशीष इधर आओ, बैठो, घबराओ मत। मैं जा कर मैडम के पास बिल्कुल नज़दीक बैठ गया था। अब मैं मैडम की तरफ देखने लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा करके कि मैडम अब तो कुछ बोलो, अब तो कुछ बोलो। वही मैडम थोड़ी देर चुप रही। फिर कहने लगी कि आशीष, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं कहने लगा, कैसा धोखा, किसने दिया धोखा। मेरा खून में उबाल आने लगा था। अब मैं सुनना चाहता था पूरी बात। मैडम बताती चली गई। आज जैसे जैसे बता रही थी ना, मेरा खून उबाल लेता रहा। अब मैं कहने लगा कि मैडम, जब आपको अंदेशा था कि उस जगह पर कोई बड़ा ही ऐसा कोई शैतानी आत्मा है, तो आपको इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए ज़रूरत क्या था, और भी बिना तैयारी के आप गए क्यों, ऐसा आपने क्यों किया। कहने लगी, मैं उसको पकड़ने नहीं गई थी, ना कोई उसको उस जगह से भगाने गई थी। मैं तो बस विजिट करने गई थी, देखने गई थी कि कितना बड़ा इलाका है, वहाँ क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। हम अब शुरू से वो बात जो बता रही थी मैं आपको बता रहा हूँ। मैडम जो बता रही थी ना कि आशीष, तुम्हारे जाने के बाद एक बंदा आया था और वो बंदा जो था मैं जानती तक नहीं थी। वो किसी का नाम लेके आया था
और फिर अपना दुखड़ा सुनाने लगा। मैं उसका दुखड़ा सुन कर के पिघल चुकी थी। वो कह रहा था कि मेरी बहुत बड़ी फैक्ट्री है और जो भूतों के वजह से बंद हुई पड़ी है। वहाँ पर दिन में भी भूत आतंक मचाते हैं और रात में भी। फैक्ट्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है और वो बंदा बता रहा था कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ। अब फैक्ट्री को मुझे दोबारा चालू करना था। किसी ने आपका नाम का सुझाव दिया था कि आप उन भूतों की हमारी फैक्ट्री से भगा देंगे। अब बड़ी आस लेकर के मैं इस जगह पर आया हूँ। मैं अब बताइए, आप ऐसा कर पाएंगे? मैडम बता रही थी कि मैं उसकी तरफ देख रही थी। मैं उसके चेहरे पर सच्चाई झलक रही थी कि बेचारा सही में भूतों का सताया हुआ है। इतनी बड़ी फैक्ट्री बता रहा था और वो अब सब कुछ अपना लुटा चुका है। अब उस जगह से भूतों से खाली करवाना चाहता था, लेकिन वो जगह मेरे लिए अनजान थी। मैं कभी उस जगह को देखी नहीं थी। आज तुम तो वहाँ गए हुए थे, कार तुम्हारे पास थी। मैं कहने लगी कि आप रुक जाइए, हमारा बंदा आ जाएगा और फिर हम अपनी कार में चलेंगे। लेकिन वो कहने लगा कि मैडम मेरे पास और भी काम है, सुबह मुझे कहीं दूसरे शहर में जाना है, बस देखना तो है ही आपको। मैं चल कर के दिखा लेता हूँ, आपको छोड़ भी दूंगा। अब फिर आप बता देना कि कितना खर्च लगेगा, क्या पैसा लगेगा, मैं वो तैयारी भी तो करूँगा। मुझे लगा कि हाँ, बात तो सही कह रहा है। इसके बाद मैं बिना सोचे समझे, बिना तैयारी का, जिस कपड़ों में थी उसी कपड़ों में मैं और अंग्रेज मैडम चल दिए थे और हम उस जगह पर पहुंच भी गए थे और वो रात का वक्त था। इसके बाद वो कहने लगा कि मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, अब आप जाकर देख लीजिए कि आपको करना है, क्या करना है, कैसे भूतों को भगाना है, आप ये सब प्लान कर लीजिए। बस मैं आपको जो भी खर्चा लगेगा पैसा दे सकता हूँ, लेकिन आप कहोगे कि अंदर चलो तो मैं नहीं जाने वाला। वो डरा हुआ था। मैं समझ गई थी कि ये डरपोक व्यक्ति है, अंदर नहीं जाएगा। और मैं अंग्रेज मैडम को उसी के पास छोड़ करके मैं अंग्रेज मैडम को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। इसके बाद मैं उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच गई थी। पूरा फैक्ट्री का मैं अब एक तरह से मुआयना कर रही थी। मैं सोच रही थी कि आखिर भूत प्रेत होंगे तो कहाँ पर होंगे, एक अंदाज़ा ले लेना चाहती थी, क्योंकि मैं तैयारी से तो आई नहीं थी कि आज ही मुझे एक काम करना है। मैं देखना चाहती थी। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी, बहुत दूरी तक फैली हुई थी। हाँ, मैं जब चक्कर लगा लिया ना तो टाइम ज़्यादा हो चुका था। जब मैं गेट के साइड में जाने लगी ना, तब एक जो मशीन खड़ा हुआ था रास्ते पर, बड़ा सा रोलर लगा हुआ था और अचानक वो रोलर मशीन से छूट करके नीचे गिर पड़ा था। धड़ाम से आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं समझ गई कि ये भूतों का ही काम है। फिर उस भूत का अंदाज़ा लगाने लगी थी, लेकिन वो अंदाज़ा लगाना मुझे भारी पड़ गया। मैं सामने देख रही थी, लेकिन जो हमला हुआ ना पीछे से हुआ। किसी ने मुझे उठा करके और उसी रोलर के ऊपर पटक दिया था और मैं अचानक जो हमला हुआ अब मैं झेल नहीं पाई। अब मैं टकराते ही रोलर से बेहोश हो गई थी। मेरी जब आँख खुला ना तो हॉस्पिटल के अंदर में। इसके बाद मैं जब होश में आई तब मैं यहाँ तक पहुँच गया। देखो, यहाँ चोट लगी, यहाँ चोट लगी है। वो चोट को दिखाने लगे। अरे भाई, इतना बड़ा रोलर से कोई इंसान टकराए और वो भी लोहे का, तो चोट क्या लगती होगी वो मैं तो समझ गया होगा। और इसके बाद मैं कहने लगा कि मैडम आखिर मिला क्या आपको? उस जगह पर जाकर के परेशानी के अलावा अब हुआ क्या? आपको बिना तैयारी का जाना ही नहीं चाहिए था। मैडम कहने लगी, हाँ आशीष, तुम ठीक कह रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी धोखा हुआ। मैं तो समझती कि टूचे मुच्चे भूत होंगे और मैं उनसे निपट लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे मौका तक नहीं दिया। ये सब जो हुआ था ना, बहुत जल्दीबाजी में हुआ था। मैं अब बेहोश हो चुकी थी। अगर मैं होश में रहती ना
तो ज़रूर एक आध को काबू में कर लेती, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा ही किया था। मैं पूछ बैठा, अब क्या इरादा है? तब वो कहने लगी, मैडम देखो, वो चाहता है जिसकी फैक्ट्री है कि उस भूतों को वहाँ से भगा दिया जाए, और उसके लिए मुँह मांगा पैसा दे रहा है, लेकिन 2 किस्त में। एक किस्त वो एडवांस में दे देगा और दूसरी किस्त देगा जब उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि उस जगह पर भूत नहीं है, वो फैक्ट्री चालू कर देगा तब। अब फिर वो पैसा बताई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अब मैं समझ गया था कि बहुत बड़ा काम था। और इसके बाद मैडम कहने लगी कि आशीष, घबराओ मत, मैं जल्दी स्वस्थ हो जाऊंगी। ये चोट मेरा कोई ज़्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकती। अब मैं कोशिश करती हूँ कि 1 आध दिन के अंदर सही हो जाऊँ, और इसके बाद उस फैक्ट्री में हम चलेंगे और उन भूतों को हम सजा भी देंगे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अब मैं, जो मेरा खून था उबल तो रहा था मैडम का ये दुर्दशा देख करके। अब मैं कहने लगा, हाँ मैडम, मैं हमेशा तैयार हूँ और हम जल्द से जल्द इस काम को करेंगे। मुझे उन भूतों को देखना है जो आपसे गुस्ताखी किया है। मैडम मुस्कुरा कहने लगी, आशीष, वो कोई इंसान नहीं है कि तुम जाकर के सीधा लड़ जाओगे। वो भूत प्रेत हैं, कभी दिखाई देते हैं और कभी नहीं भी। तब तुम सोच लो, क्या तुम अकेले लड़ पाओगे मेरे बिना? मैं समझ गया था कि भाई मैं मंत्र का ज्ञानी तो हूँ नहीं, ना कोई तांत्रिक हूँ, अभी बना नहीं हूँ। हाँ, इस जरूर लाइन पर बढ़ रहा हूँ। अगर मैडम का इच्छा हुआ तो मैं भी एक दिन बन जाऊँगा। अभी तो मैं शुरुआती दौर में हूँ। इसके बाद मैडम का इलाज, अब दवाई वाई जो लेके आई थी चल रहा था, सेवा पानी मैं खुद कर रहा था, मरहम पट्टी, अब सब कुछ सही हो रहा था। लेकिन इस काम में लगभग 1 हफ्ता के आसपास लगने वाला था, मैं देख लिया था। और वो अंग्रेज मैडम बिल्कुल मैडम के साथ ही रहती थी हर समय। मैं तो एकदम कुड़ जाता था और मैं सोचता था कि कब जाएगी कब जाएगी। और मैं एक दिन मौका देख करके, जब अंग्रेज मैडम नहीं थी, तो मैं पूछी बैठा कि मैडम जी, ये अंग्रेज मैडम का काम तो हो गया, तो ये अपने देश क्यों नहीं लौट रही है? क्या इनके कोई वहाँ वारिस नहीं है, कोई इनका घरवाला, कोई ऐसा कुछ रिश्तेदार जो इनको ढूंढता नहीं होगा? मैडम मुस्कुरा दिया, कहने लगी, ये भी मेरी छोटी बहन की तरह है। इसका इच्छा है जितना दिन यहाँ रहना चाहे रह ले, मेरा क्या बिगड़ता है? ये तो मेरे काम में मदद ही करती है उल्टा ना। देखो, आज भी जब वो चोट लगा था तब इसने मेरी कितनी सहायता किया। मैं अब चुपचाप हो गया था। अब मैडम से बात करना ही बेकार था। अब मैडम तो उसको छोटी बहन मानती थी, लेकिन मेरा क्या? मेरा भी तो कोई वो मतलब होना चाहिए ना। मैं मन ही मन अपने आप को गाली डाला कि तू भाई किसी काम का नहीं है। वो दोनों अब बहन बहन मिल गई है, और जीजा जो है भाड़ में जाए। इसके बाद मैं मैडम का सेवा भाव सब कुछ करने लगा था, जिसमें अंग्रेज जो मैडम थी वो भी पूरा मेहनत किया था। हफ्ते भर में मैडम का अब घाव वो सूख चुका था, अब बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। इसके बाद 3 दिन और उनको लगा। वो अपने आप को मजबूत कर रही थी साधना में जा कर के, साधना गृह में, और वो घंटों बैठा रहती थी। और हमें आदेश मिला था कि आप बाहर ही रहना, ना अंग्रेज मैडम को अंदर जाने की इजाज़त थी और ना मुझे। खुद ही हो जाती थी, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती थी, घंटों अंदर पड़ी रहती थी। आप फिर निकलती थी ना तो मुस्कुराते हुए। मैं समझ गया कि अपने शरीर को मजबूत कर रही है, स्वस्थ कर रही है। और वो टाइम आ चुका था। रात का समय हमारी कार निकल पड़ी थी। मैडम पूरी तैयारी में, जैसे काला वस्त्र पहनती थी, काला वस्त्र में थी, गले में कई तरह का माला, और उंगलियों में अब अंगूठियों का, अब कई तरह का अंगूठी उनके उंगलियों में चमक रही थी, जैसे शुरू में क्या करती थी। अपने वो उसी रूप में आ चुकी थी। और जो अंग्रेज मैडम थी ना, वो तो जींस टी शर्ट में और अपना
बैठी हुई थी कार में। सबको आदेश मिला हुआ था कौन किसको क्या करना है। मैडम ने पूरा अच्छी तरह से प्लानिंग कर रखा था। इसके बाद हम उस फैक्ट्री के अंदर पहुंच गए थे तय समय पर। कार तो बाहर थी और सारा सामान हम लेकर के मैडम के बताए हुए जगह पर अब वहाँ पर पूजा का तैयारी शुरू कर दिया था। पूरा घेरा बना दिया जैसे मैडम ने बताती थी कि इतना बड़ा घेरा हमारे लिए और तुम दोनों के लिए इतना बड़ा घेरा ताकि तुम पर कोई आँच ना आए। इसके बाद दीपक जल चुका था और दीपक का लौ अब जलाते ही फड़फड़ाने लगा था। मतलब कि उस जगह पर आत्माएं अभी से मौजूद थी और वो नहीं चाहती थी कि इस जगह पर कोई पूजा साधना कोई तंत्र मंत्र करे। मैं जब वो दिया का लो फड़फड़ाते देखा ना तो मैं वाकई डर चुका था। और वही हाल अंग्रेज मैडम की थी। वो भी मेरे से धीरे से बोली, यहाँ तो पहले ही से भूत मौजूद है। मैंने बोला, हाँ देखो ना दिया का लो कैसे फड़फड़ा रहा है, जरूर आसपास में ही है आत्माएं। और फिर हम शांत हो गए क्योंकि मैडम अब वो अपना काम कर रही थी और हमें अब शांति बना कर रखना था। कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा। और फिर अचानक जो बंद फैक्ट्री थी ना उसमें धड़ाम धुड़ुम से आवाज़ शुरू हो गई जैसे मशीनें चल पड़ी हो। ऐसा ही आवाज़ शोर करता हुआ सुनाई देने लगा। एक पल के लिए तो मैं एकदम घबरा गया था, डर गया था कि अचानक ये क्या शुरू हो गया। तब मुझे एहसास हुआ कि सब आत्माएं कर रही हैं ताकि हम डर जाएं और इस जगह से हम भाग जाएं। मैडम जी अपने पूजा में व्यस्त थी और वो दिया का लो हमेशा थरथरा रहा था, लपलपा रहा था कि अब बुझेगा, लेकिन बूझ नहीं रहा था। वो इंडिकेट कर रहा था कि इस जगह पर आत्माएं एक नहीं बहुत ज़्यादा है और हर तरफ फैली हुई है। लेकिन वो आत्माएं ना मुझे नज़र आ रही थी और ना अंग्रेज मैडम को। और हमारी जो मैडम पूजा में बैठी थी आंखें बंद करके। अब वो वक्त आता जा रहा था, पूजा का जो टाइम था ख़त्म होता जा रहा था। और उसी वक्त आवाज़ जो थी जो चल रही थी फैक्ट्री के अंदर में जैसे मशीन चल रही हो, कहीं लोहा कूटा जा रहा हो और अचानक शांति सी फैल गई। मैं समझ गया कि ये जो शांति है ना तूफान से आने वाले जैसे इशारा कर रही हो कि अब तूफान आने वाला है, उसी की है ये। बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। मैडम अभी भी पूजा में थी, आंखें उनका बंद था। अब फिर जैसे लगा कि तेज हवा का झोंका हर तरफ चलने लगा हो, साए साए की आवाज़ करता हुआ, कभी तेज आए और कभी धीमी हो जाए। ऐसा ही आवाज़ सुनाई दे रहा था और अचानक एक औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे लग रहा है कि कोई उसका परम मित्र अब गुजर गया है या उसके साथ कोई बड़ी दुर्घटना हो गई है, ऐसा विलाप कर रही थी। और वो विलाप इतना तेज था ना कि कानों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और विलाप धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो विलाप सुन कर के तो हमारे एकदम दिल की धड़कन ज़्यादा अब बढ़ चुकी थी। अंग्रेज मैडम तो मेरे से चिपक गई थी और मैं कह रहा था इशारे में थोड़ा दूर रहो, जगह बहुत है गोला के अंदर में। और मैं डर भी रहा था। मैं ऐसा कुछ आज तक नहीं देखा था जितनी विलाप वो औरत कर रही थी। और तब मुझे एक औरत आती हुई दिखाई थी और वो अपना कभी आंख बंद कर लेती थी दोनों अपने हाथों से और रोती हुई चिल्लाती हुई अलग विलाप था उसका। और हर पल हमारी पूजा की ओर लौट रही थी, आ रही थी। और अचानक जो पूजा के पास पहुंची ना तो जमीन पर गिर गई, छटपटा करके रोने लगी जैसे उसके साथ को बहुत कुछ बुरा हुआ है। आखिर थी कौन? इंसान थी क्या वास्तव में कोई आत्मा थी? जिस तरह से रो रही थी ना तो मुझे तो वो दुखियारी एक औरत ही लगी थी।
मुझे उस पर बहुत दया आ रही थी कि इस बेचारी के साथ ऐसा क्या हो गया, ये दर्द में तड़प रही है, क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा था। मैं पूछना चाहता था और एक बार तो मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था, लेकिन अगले पल जो मैडम ने समझाया था कि आशीष वहाँ पर कुछ दिखाई देना, तुम्हें किसी को टोकने रोकने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है जो कर रहा है करने देना, बिल्कुल आवाज़ मत देना जब तक मेरा इशारा ना हो। और वो ऐसे ही करती जा रही थी। कभी हम दोनों अंग्रेज मैडम हम दोनों अब एक दूसरे की तरफ देख लेते थे। अंग्रेज मैडम भी डरी हुई थी। वो जो उनके सामने चल रहा था वो भी पहली बार इस चीज़ को देख रही थी। साधारण सी महिला इतना तेज वियोग में रोना, जमीन पर छटपटाना, समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये पूजा के पास में क्यों आई है। अगर ये आत्मा होती तो नज़दीक नहीं आती। मुझे डाउट होने लगा था कि कहीं सचमुच ये आत्मा ना होकर के इंसान हो। और तभी मैडम का इशारा मुझे मिल गया था। अब मुझे क्या करना था मुझे पता था, और मैं उस गोल घेरे से निकल करके मैडम वाला गोल घेरे में पहुंच गया था। और वहाँ पर जो फूल रखा हुआ था, अब मुट्ठी भर फूल लेकर के उसके ऊपर छिड़क दिया था। आज जैसे ही छिड़का ना, जैसे ही फूल उस पर गिरे और वो तो और तड़पने लगे, आज तड़प तड़प करके चिल्लाने लगे। आवाज़ काफ़ी तेज हो चुकी थी, मेरे कानों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब फिर अचानक उछल करके खड़ा हो गए। अब जो उसका रूप देखा ना तो मेरे रुआ रुआ खड़ा हो चुका था। एक शैतानी आत्मा की तरह अब खड़ी घूर रही थी। बड़ी बड़ी आंखें उसकी हो चुकी थी, लाल लाल अंगारे की तरह। हाथ के नाखून उसके बढ़ चुके थे, लंबे लंबे हो चुके थे। अब वो घूर करके मैडम को देख रही थी, जैसे मैडम को मौका मिले तो 1 मिनट में चट कर जाएगी। अब फिर जो मैंने मंजर देखा ना तो मेरा दिल कांप गया था। मैं देखा कि गोले के बाहर अब पूरा एरिया जैसे आत्माओं ने घेर रखा है। अब वो उसका लीडर लग रही थी। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि मैडम के गोल घेरे के पास में आ जाए, चाहे हमारा जो गोल घेरा था। अब उसमें अंग्रेज मैडम अकेले खड़ी थी, क्योंकि मैं अब मैडम के पास आ चुका था और मैडम अभी भी पूजा कर रही थी। और जो औरत वो कर रही थी ना, मैडम देख नहीं पा रही थी, आंखें उनकी बंद थी, लेकिन मैं सब कुछ देख रहा था। अब मैडम को अब मैं बोलता जा रहा था धीरे धीरे, मैडम जी बहुत खून खा रहे हैं और यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं खड़ी हैं, सब धुंधली धुंधली नजर आ रही है, जिधर देखो उधर ही नजर आ रही है। मैडम जी अब क्या करना है। मैडम बोल नहीं रही थी, बस इशारा कर रही थी। अब मैं इशारा समझ गया कि तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और मैं घबराया हुआ, डरा हुआ अब अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और तभी अंग्रेज मैडम जो उस गोल घेरे में थी, जो हमारे लिए बनाया गया था, और उसमें से उछल करके वो भी शायद डर की वजह से अब ये हमारे गोल घेरे में आ गई थी। और उसी टाइम वो जो शैतानी आत्मा थी, औरत बनी हुई थी, अंग्रेज मैडम को लपकने वाली थी, लेकिन बड़ी गजब की फुर्ती अंग्रेज मैडम ने दिखाई थी और फिर उस गोल घेरे के अंदर में आ चुकी थी। और आते ही अब एकदम ऐसा उसने हाहाकार मचा दिया। उस शैतानी आत्मा ने गोल गोल घूमने लगी हर तरफ, और उसके साथ में जो बाहर आत्माएं खड़ी थी गोल घेरा बना करके, उसके साथ ही घूमने लगी थी। किस्म किस्म की आत्माएं, किसी के हाथ पैर नहीं, किसी का आधा शरीर नहीं, लेकिन आंखें, चेहरा सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। और उनकी आवाज़, कुलबुलाहट मुझे सब कुछ डरा रही थी। अब मैडम अभी तक क्या कर रही थी, कौन सा पूजा, इनको क्यों नहीं भगा रही थी, क्या कमी रह गई। मैं यही सोच रहा था कि कब तक ये डरावना दृश्य को हम देखते रहेंगे, कब तुम्हारी पूजा खत्म होगी, कब तुम इनको भगाओगे। लेकिन मैडम अभी तक शांत बैठी हुई अपने ध्यान में थी। और अचानक मुझे वो चीज़ नज़र आ गई
जिसका मुझे इंतजार था। मैं देखा कि उन आत्माओं के पीछे सफ़ेद आत्माएं नजर आ रही थी, सफ़ेद कपड़ों में, और वो सारी की सारी लड़कियां थी। ये जो थे आत्माएं, ये कई तरह के थे। इंसान की तरह दिख रहे थे, लेकिन इंसान जैसे थे नहीं। इसके बाद वो आत्माएं लड़कियों के रूप में थी। धीरे धीरे अब पूरी तरह से उनको घेर रखा था, घेरा उनका कसता जा रहा था। अब मैं मैडम को अब बता रहा था कि मैडम, सफ़ेद कपड़ों वाली लड़कियां अब चारों तरफ से घेर रखी है। मैडम इशारा करके बताती थी कि शांत रहो, शांत रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। मैं तो इंतजार ही कर सकता था। और अचानक वो सारी लड़कियों ने पूरी तरह से अपने काबू में सबको कर लिया। देखते ही देखते वहाँ पर भगदड़ मचने लगी, लेकिन कोई भाग नहीं पा रहा था। शक्तिशाली आत्माएं थी मैडम वाली। आज सब वो बर्दाश्त के काबिल नहीं था। वो आत्माएं जो थी वो आज़ाद होने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन सफ़ेद कपड़ों वाली आत्माएं लड़कियां उनको अपने जाल में एकदम बांध रखी थी। इसके बाद वो जो आत्मा थी, जो औरत के रूप में थी, जो छटपटा रही थी, गिरी हुई तड़प रही थी, फिर वो शैतानी आत्मा की तरह खड़ी थी। वो मैडम की तरफ देख रही थी, बराबर घूर रही थी। उसके पास में कोई आत्मा अब आ नहीं रही थी, वो अभी तक आज़ाद थी। अब फिर मैडम ने अपना आँख खोल दिया। अब दोनों की नज़रें मिलने लगी। वो आत्मा कहने लगी कि तुझे क्या मिलेगा इस जगह को खाली करा करके? तेरा इरादा क्या है? क्यों इस जगह पर आई है? क्यों हमारा घर खाली करवा रही है? मैडम कहने लगी कि इसके लिए मुझे ढेर सारा पैसा मिल रहा है, मैं पैसे के लिए काम करती हूँ, और ये जगह है ना, हमारा मुवक्किल का है, और उसका जो आदेश है मैं उसका पालन कर रही हूँ। अब आप लोगों को ये जगह छोड़ना ही होगा। इस जगह को छोड़ करके अगर आप दूर जा सकते हो तो मैं आपको आज़ाद कर सकती हूँ, और नहीं तो सारी आत्माएं जितनी आपकी हैं हमारे कब्जे में है। अभी तक आप ही साबुत यहाँ पर खड़े हो। अब मैं इसलिए भी आपको छोड़ा हुआ है कि ताकि आपसे बात कर सके। रिस्पेक्ट से मैडम बात कर रही थी उस औरत से, और वो भी रिस्पेक्ट से ही बोल रही थी मैडम को। आवाज़ जरूर भारी थी, और दोनों में अब तर्क वितर्क चलने लगा। वो जो कह रही थी कि देखो, हम सालों से इस जगह पर रहते आए हैं, ये हमारा घर है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम पैसे के लिए काम करती हो तो हम तुम्हें जितना कहोगे पैसा डबल देंगे, जितना तुम्हें उस पार्टी ने दिया है उससे ज़्यादा देंगे, लेकिन अब तुम हमारी आत्माओं को छोड़ दो। लेकिन मैडम इसके लिए तैयार नहीं थी। वो कहने लगी कि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकती, अपने क्लाइंट को मैं धोखा नहीं दे सकती, आपको ये जगह खाली करना पड़ेगा, और आपके लिए मैं जगह सोच रखी हूँ, वो जगह आपको पसंद आएगी। अब वो जो शैतानी आत्मा थी औरत, वो मान नहीं रही थी, लेकिन मैडम उसको मनवा रही थी कि देखिए, वो जो जगह है ना, आप सारी आत्माओं के ले करके उस जगह पर आराम से रह सकती है, कोई आपको रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। ये फैक्ट्री है, इसमें आपकी वजह से लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ पड़ा है। इसमें कई जो कारीगर हैं जिनका इस फैक्ट्री से पेट पलता था, वो बेघर हुए पड़े हैं, मतलब किसी काम के नहीं है। काम अगर नौकरी करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा। वो दूर दूर जा रहे हैं अपने घर छोड़ करके, मजदूरी करके आते हैं, और ये आपका जिम्मेदारी है कि आप इस फैक्ट्री को खाली करो। वो बेकार वर्कर हैं जो खाली घूम रहे हैं, दूर दूर तक जा रहे हैं एक मजदूरी के लिए, ताकि उनका इस जगह से पेट भर सके। मैं सब जान चुकी हूँ, वो सेठ ने हमें सब कुछ बताया। आप इस फैक्ट्री को शुरू से चलाने नहीं देना चाहती थी, और वो फैक्ट्री को अब वो सेठ ने बहुत मेहनत से बनाया, बहुत पैसा लगाया, तो उसका भी दिल क्या करेगा? आप बताइए, इसमें दोष किसका है? मालिक वो है, आप नहीं है। और देखिए, आपको अगर आज़ाद रहना है ना, तो मेरी बात मान लीजिए।
मैं जिस जगह पर आपको लेके चलूँगी ना, वो जगह आपके रहने लायक है, और वहाँ पर कोई आपको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं। आप बिल्कुल उस जगह पर आज़ाद हैं। पूरी अपनी फौज को लेकर आप रह सकती हैं, और नहीं तो मुझे आपको भी पकड़ना पड़ेगा। मैं फिर आपको, आप पूरी आत्माओं को जेल में डाल दूंगी, और जेल में आप सड़ते रहना, आप निकल नहीं पाओगे। आपके पास में बस दो ऑप्शन हैं, या तो जेल है या फिर आज़ादी। आप सोच लो। अब वो जो शैतानी आत्मा थी समझ गई कि जिससे टक्कर लेने जा रही हूँ ना, ये मामूली इंसान नहीं है, जरूर ताकतवर लेडी है ये। आप फिर कहने लगी, मुझे 2 मिनट दे दो ताकि मैं उन आत्माओं से बात कर सकूं। वो आत्माएं अब छटपटा रही थी। सारी सफ़ेद कपड़ों वाली लड़कियों ने उनको पकड़ रखा था, और वो उनके पास गई। अब फिर उनका कुछ सेकंड, कुछ मिनट का बातचीत होता रहा। अब फिर वो लौट के आई और कहने लगी कि मुझे आपका मंजूर है, कहाँ ले चलेंगी आप। तब मैडम खुश हो गई और कहने लगी, देखिए मैं आपको किसी को कष्ट देना नहीं चाहती थी, लेकिन जिसका ये प्रॉपर्टी है वो भी बेचारा कष्ट में है, करोड़ों रुपए लगा करके आप भिखारी बना हुआ है, तो इसमें आपको मज़ा नहीं आना चाहिए। वो उसकी फैक्ट्री है, उसमें काम करेगा, उसके साथ में वर्कर भी काम करेंगे, उनका परिवार का पेट भी भरेगा, तो वो अच्छा है ना। चलिए मैं आपको उस जगह दिखाती हूँ। इसके बाद अब आदेश आ चुका था कि मुझे क्या करना था। मैं अब उतनी आत्माओं को देख करके एकदम परेशान था कि मैडम ने इनको कैसे भरोसे में ले लिया। अगर ये भरोसा तोड़ दे तब क्या होगा। मैं घबराए हुआ था, और तब मैडम धीरे से कहने लगी, घबराओ मत, डरना नहीं है। अगर तुम डर दिखाओगे ना तो ये अपना कुछ और भी कुछ कर सकती है। डरना नहीं इस जगह में। मैं शुरू से बता रही हूँ कि जब भी साइड पे चलो ना काम के लिए, तो हिम्मत दिखा के चलो, और ऐसा ही करो। इसके बाद मुझे जो करना था मैं कर लिया। पूजा का सामान जो जो उठाना था मैं उठा करके थैले में रख चुका था, और कार की तरफ चल पड़े थे। और जैसे ही कार से मैं वापसी के लिए मुड़ा ताकि कोई और सामान छूटा हो तो ले लूँ, अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मैडम और अंग्रेज मैडम साथ में आ रही हैं, और सारी आत्माएं उस जगह से गायब हो चुकी थी। मैं चारों तरफ देखने लगा। मैडम मुस्कुरा के कहने लगी, क्या देख रही हो। नहीं कि मैडम वो आत्माएं, वो औरत कहाँ गई जो उनकी हेड थी। वो कहने लगी, सब यहीं पर है, हमारे साथ ही चल रही है, चलो कार में चलो, अब ज़्यादा विशेष बात मत करो। इसके बाद हम लोग कार में सवार हो चुके थे। कार अब मैडम चला रही थी और मैं पीछे, और अंग्रेज मैडम अब आगे की सीट पर। अब मुझे डर था कि कहीं वो औरत हमारे साथ तो नहीं बैठी हुई है। मुझे अब थोड़ा घबराहट हो रही थी, लेकिन मैडम जो बात बोली थी कि आशीष, ऐसे काम में अगर तुम डरोगे ना तो नुकसान उठाओगे। वो तो यही चाहती हैं आत्माएं कि इंसान डरें, और तभी तो उन पर हम राज कर पाएंगे। हमेशा ऐसा ही होता रहा है। डर से अच्छा है कि बिल्कुल शांत से रहो, डरो मत किसी से। वो हमें हमेशा उपदेश देती थी, समझाती थी, और मैं कभी कभी उनका उपदेश ज्ञान को भुला देता था। डर जो ऐसी चीज़ होती है कभी कभी हावी हो जाती थी। और कार दौड़ती जा रही थी, और आखिरकार एक जगह पर एक तालाब के पास, सूखा हुआ तालाब था, और वहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र था, और वहाँ पर मैं देखा एक बड़ा सा कुआं जैसे था जो टूटा फूटा था, और वहाँ पर कुछ ऐसे टूटे फूटे घर भी दिखाई पड़े। मैं उस जगह को देख कर के हैरान था कि इस जगह पर मैडम क्यों आई है। और तभी मैडम कहने लगी, अब आप देख के बताइए कि ये जगह आपको कैसी है, क्या आप अपने पूरे फैमिली के साथ यहाँ पर रह सकती है ना, देख लीजिए। इसके बाद वहाँ शांति छाई हुई थी, कोई भी आत्मा मुझे दिखाई नहीं दी। कुछ देर मैडम इधर उधर देखती रही, जैसे किसी से बात कर रही हो, उसको दिखा रही हो कि यहाँ देख लो, वहाँ देख लो। मैं समझ रहा था कि वो शैतानी आत्मा अभी भी मैडम के पास में है,
अब फिर मैडम मुस्कुरा करके मुड़ पड़े और कहने लगी, आशीष चलो। मैंने धीरे से बोला, काम हो गया? बोलता, हाँ, उसके लिए तो ये जगह स्वर्ग के समान है, खुली जगह है, इतनी जगह, वहाँ तो जगह छोटी थी, ये तो उस बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर सारी आत्माओं को लेकर आराम से रहेगी, यहाँ वो अपना राजपाट करेगी, हमें उससे क्या करना है। मैं जब कार में बैठा, यानी कि मैडम वो तो पैसा डबल कर रही थी, ट्रिपल भी कर सकती थी, तो आपने ऐसा क्यों नहीं उसका कहना माना। अब मैडम की आंखों में गुस्सा मुझे साफ दिख रहा था और कहने लगी कि आशीष, ये जो तुम्हारी सोच है ना, बहुत गलत है। हमेशा अपने क्लाइंट की तरफ चलो, वो तुम्हें लालच देगी, ऐसा करती हैं सब, लेकिन हमें उस लालच में फंसना नहीं है। जिस क्लाइंट के लिए हम काम करने आए हैं ना, हम उस क्लाइंट के बारे में सोचेंगे। जो तुम्हारा जितने में सौदा हुआ है उस पर तुम्हें अटल रहना है, उससे पीछे नहीं भागना है। यही तो हम करते हैं, यही तो हमारा विश्वास है। अगर हम अपने विश्वास को धोखा देने लगे तब तो हम काम कर लिए ना, हमारे पास कौन क्लाइंट आएगा जिसको हम धोखा देंगे। मैं मैडम की बात को समझ गया था कि मैडम कभी भी वो धोखे में नहीं आने वाली, चाहे कोई उनको कितना भी लालच क्यों न दे, वो बिल्कुल अपनी जुबान से पलटने वाली नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी में, रोमांचक कहानी में, जो आपको बेहद पसंद आएगी। फिर नमस्कार जी।